झील के बीचों बीच बिल्कुल मुर्दा हालत में लेटा हुआ था। शिखा और उसके दादा की नज़र शेखर पर पड़ी तो वे दौड़कर उसकी तरफ भागे थे ताकि देख सके कि इतना लंबा चौड़ा आदमी खून में लथपथ वह भी इस सुनसान झील के बीच में क्या कर रहा था। शिखा उसकी तरफ दौड़ी ताकि वह उसे चेक कर सके। शिखा खुद एक डॉक्टर थी और उसे देखते ही वह पहचान गई थी। आखिर यह आदमी कौन है? शिखा ने जैसे ही शेखर की कलाई थामी, उसकी उंगलियों में अचानक एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। ये पहली बार नहीं था कि वह किसी मरीज को छू रही थी, लेकिन ये पहली बार था जब किसी का स्पर्श उसे भीतर तक एहसास करा गया। वहीं दूसरी तरफ शेखर की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। वह दर्द से नहीं करा रहा था, बल्कि उस एहसास से जो उसके काबू से बाहर जा रहा था। शिखा का सिर्फ छू लेना, उसकी नब्ज को देखना या झुककर उसकी सांसें गिनना शेखर के लिए अब महज मेडिकल प्रक्रिया नहीं रह गई थी। उसके भीतर कुछ जाग चुका था, ऐसा जुनून जो धीरे धीरे उसकी सोच पर हावी हो रहा था। वह शिखा को देखता तो उसकी दुनिया वहीं ठहर जाती। इतना मत देखो, शिखा ने सख्त लहजों में कहा जब उसने उसकी निगाहों को बार बार अपने चेहरे पर टिके पाया। शेखर हल्का सा मुस्कुराया। अगर देखना गुनाह है तो मैं कब का गुनहगार बन चुका हूँ। शिखा का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। ये अस्पताल है और मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, अपनी हद में रहो। शेखर उसके शब्दों में डांट थी, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं चिंता भी छुपी हुई थी। शेखर ने पहली बार महसूस किया उसका ये जुनून उसे कमज़ोर बना सकता है। फिर भी वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। शिखा का पास आना, उसकी आवाज़, उसकी निडरता, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वह जानता था उसकी ज़िंदगी खतरे से भरी हुई है और शिखा उस खतरे के बीच सबसे नाजुक कड़ी बन सकती है। एक शाम जब शिखा ने उसकी ड्रेसिंग बदली, शेखर ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। बस एक पल के लिए छोड़ो। शिखा ने झटके से हाथ छुड़वाया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? शेखर ने सिर झुका लिया। हाँ, और यही मुझे डरा रहा है। उसकी आवाज़ में जुनून के साथ साथ बेबसी थी। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहती, शिखा ने साफ कहा, और मैं किसी का जुनून बनने के लिए पैदा नहीं हुई। शेखर ने उसी पल फैसला कर लिया, वह अपने इस जुनून को काबू में रखेगा, चाहे उसके लिए उसे खुद से लड़ना पड़े। लेकिन सस्पेंस यही था कि बाहर की दुनिया उसे ऐसा करने देने वाली नहीं थी, क्योंकि जिस साजिश ने शेखर को मौत के करीब पहुंचाया था वह अभी ख़त्म नहीं हुई थी, और दुश्मन जान चुका था कि शेखर की सबसे बड़ी कमजोरी अब कौन है। शिखा हर डांट के पीछे उसे बचाना चाहती थी और शेखर हर खामोशी में उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब पहली बार शिखा ने शेखर के नब्ज को चेक किया था। डॉक्टर भक्ति के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जैसे वह किसी अनकहे तूफान को अपने भीतर समेटे हुए हो। वह बिना कोई बात का जवाब दिए शिखा उसको लेकर सीधे अस्पताल के उस स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गई जो सिर्फ खास लोगों के लिए आरक्षित था। वहां पहुंचते ही माहौल बदल चुका था। शिखा ने पहले ही नज़र में समझ लिया कि ये कोई आम मामला नहीं है। ये वही जगह थी जहां सिर्फ सत्ता, पैसा और ताकत वाले लोग आते थे। चारों ओर सूट बूट में खड़े ऊंचे लंबे गार्ड, हाथों में गन लिए, ऐसे सतर्क थे मानो किसी युद्ध की तैयारी हो रही हो। लेकिन शिखा के कदम नहीं रुके। उसका आत्मविश्वास उसकी चाल में साफ झलक रहा था। वह उस परिवार से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ डर को कमजोरी माना जाता था और बचपन से ही हथियारों और हालात से लड़ना सिखाया जाता था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र सामने बेड पर पड़े उस नौजवान पर टिक गई। खुली शर्ट, तेज चलती सांसें और चेहरे पर लगा मास्क इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसकी हालत बेहद नाजुक थी। मगर उस कमजोरी के पीछे एक अजीब सी मजबूती झलक रही थी, जिसने शिखा के दिल की धड़कन को एक पल के लिए सामान्य कर दिया था। क्या हुआ इन्हें? इसका इलाज पूरी तरह प्रोफेशनल था, लेकिन आंखों में हल्की सी बेचैनी उतर आई थी। वे आगे बढ़कर उसे चेक करने लगी। डॉक्टर भक्ति कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक उनके शब्द वहीं थम गए। शायद इसलिए क्योंकि इसके साथ जुड़ा सच सिर्फ मेडिकल नहीं था, वह सच शिखा की किस्मत से भी जुड़ने वाला था। उसे चेक करने लगी। पता नहीं डॉक्टर, अचानक घबराहट हो रही है और ये बेहोश हो गए। उसके साथ आए आदमियों में से एक ने परेशान शब्दों में बताया, शायद उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये भूखे रहे, शायद इसलिए बेहोश हो गए हैं। हम फिर भी टेस्ट कर लेते हैं। वह उसके दिल की धड़कन चेक करते हुए बोली, जो थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तभी वो नौजवान धीरे धीरे होश में आता अपनी हल्की आंखों को खोलते
उसके चेहरे को देखने लगा, जो उस पर पूरी घटा बनकर छाई हुई थी। ऐसा लगा जैसे बादलों की ओर से चांदनी ने अपने झलक दिखाए हों। वह तो देखता ही रह गया था। बिल्कुल मुलायम मलाई जैसा सफ़ेद चेहरा, पत्थरी गुलाबी नाक जिसमें छोटा सा हीरा चमक रहा था, हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें जिनकी पलकें मुड़ी हुई थी, चेहरे पर अलग ही रूप दे रही थी। होंठ तो ऐसे थे जैसे भरे हुए शराब के प्याले। शेखर उस सिचुएशन में उस मॉम सी गुड़िया को देखकर पहली नज़र में घायल हो चुका था। वह जिस तरह का व्यक्तित्व वाला आदमी था, वह बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और बहुत ही ज़्यादा रॉयल आदमी था और अपने रूम में रहने वाला। उसे देखकर डर के मारे लड़कियां दूर भागती थीं, जिसे आज तक कभी किसी लड़की को देखना या उससे बात करना अपनी बेइज्जती समझता था। आज वह एक लड़की को इतने पास से देखकर बुरी तरह डर गया था। उसमें ऐसा कुछ था जो आज तक किसी लड़की में शायद वह ढूंढने से भी नहीं मिलता। वह धीरे से अपनी आंखें बंद कर गया। दुबई शहर जो रात होते ही रोशनियों में डूब चुका था, उस शहर की शानदार बिल्डिंग पर खड़ा सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था, जहां से पूरा दुबई नजर आता था। शेखर, हिंदुस्तान में डील साइन हो गई है जिसके लिए वहां जाना बहुत ज़रूरी है। बेटा, अगर मैं बिजी ना होता तो इस प्रोजेक्ट में मैं ही चला जाता, लेकिन अब एक आखिरी ऑप्शन रह गया है कि तुम इस डील को साइन कर लो और वहाँ चले जाओ। दुनिया के अलग अलग देशों से भी कुछ डीलर वहाँ जमा होंगे, खास तुमसे मिलने के लिए। सिर्फ 2 दिनों की बात है, जगदीश साहब बड़ी गंभीरता से कहते हुए अब अपने बेटे को देख रहे थे, जिसका चेहरा खुद परेशान था। अब वो क्या फैसला करता? वह कोई आम इंसान तो था नहीं जो किसी का ऑर्डर मानता। उसकी अपनी एक अलग दुनिया थी जिसका वह इकलौता मालिक था। वह एक ताकतवर कंपनी का मालिक था जिसके नाम से सब कांपते थे, डरते थे। दुनिया में जहाँ जितने भी खतरनाक बंदूक इस्तेमाल होती थी, वह उसी की जांच पड़ताल करता था और यहीं पर आकर बड़े बड़ों की छक्के छूट जाते थे। जाना जरूरी है क्या, या मैं अपने किसी खास बंदे को भेज दूं? शेखर ने अपनी लाल नाक को रुमाल से साफ करते कहा। उसके पिछले दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। और यार, अगर ज़रूरी ना होता तो मैं तुम्हें क्यों कहता? ये काम मैं अपने बंदे से भी करवा सकता था। मुझे सबसे ज़्यादा तुम दोनों पर भरोसा है। ये काम बड़ी गंभीरता और बारीकी से करना होता है। अब तुम इतने भी बीमार नहीं। खुद को देखो, इतना लंबा कद, 30 किलो की तो खाली तुमने ये जानदार बॉडी बनाई है। देखने से बिल्कुल फिट लग रहे हो बेटा। जगदीश साहब अब उसको मक्खन लगा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे जिस काम के लिए खास उसे भेजा जा रहा था वह बहुत खतरनाक थी और ये काम उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि खतरों से खेलना शेखर को बहुत पसंद था। फिलहाल वह राजी हो गया और ठीक 4 दिन के बाद बहुत ही भारी सिक्योरिटी में वह हिंदुस्तान के सरजमीन पर कदम रख चुका था। उसका काम, उसके व्यक्तित्व, उसका मजबूत जिस्म वहाँ मौजूद था। सारे लोगों से अलग था। वहाँ पर उस जैसा एक आदमी भी नहीं था जो उसका मुकाबला कर सकता। हर आँख उसके इतने अच्छे पर्सनालिटी को देखते हैरानी से तक रहे थे। उसके नैन नक्श, उस पर उसका गुरूर और लापरवाह अंदाज मर्दों को भी उसका दीवाना बना रहे थे। बिना किसी से मिले हुए सीधा अपने मर्सिडीज से उतरता, गाड़ी में बैठ गया। उसे जिस काम के लिए उसके पिता ने कहा था वह सिर्फ वही करने आया था। कुछ देर आराम करके उसने अपने बताए हुए एड्रेस पर पहुंचना था। रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे इमरजेंसी में इस हॉस्पिटल में लाया गया था। और फिर उसकी नज़र शिखा पर गई तो 30 साल की एक बहुत ही खूबसूरत और काबिल डॉक्टरनी थी जिसका नाम शिखा था। उसके माता पिता शिखा के बचपन में ही डेंगू के बुखार की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसकी परवरिश उसके दादा ने की थी और फिर उस लड़की के मुलाकात के बाद वहीं से बदली शेखर की ज़िंदगी। वह नॉर्मल तरीके से उसका चेकअप कर रही थी और उसका ट्रीटमेंट कर रही थी ताकि पेशेंट को होश आ जाए तो शिखा की ड्यूटी सुबह वाली शिफ्ट खत्म हो जाती। इस वक्त हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड चेहरे पर गंभीरता सजाए खड़े थे। डॉक्टर शिखा अपनी ड्यूटी कर रही थी, जो बिल्कुल निडर होकर। बाकी सारे स्टाफ और डॉक्टर उसको देखकर घबराए हुए थे। शेखर की नॉर्मल तबीयत होते ही उसकी ड्यूटी ख़त्म हुई थी। अभी वह जा रही थी कि उसे किसी का फ़ोन आया, जिसे सुनकर उसका चेहरा पल में बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। मेरे दादा को होश में रखो, मैं जल्दी गांव के लिए निकल रही हूँ। ये कहते हुए जल्दी किसी को अपने जाने की खबर देने भागी थी। वे जो लड़की थी कौन थी? ये पहला शब्द था जो उसने यहाँ आने पर होश में आते ही की थी। भरत, आप किसकी बात कर रहे हैं? उसका असिस्टेंट हैरानी से पूछने लगा। बेवकूफ़ आदमी, अभी मैं तुम्हारे सर पर कुछ उठाकर मारूं तो याद आ जाएगा। मैं उस लड़की का पूछ रहा हूँ जिसने मेरी ट्रीटमेंट की। उसे जल्दी से गुस्सा आ गया था जब वो मुट्ठियाँ बंद करके बोला, शेखर,
मैं आपको उनकी सारी डिटेल अभी मालूम करके बता देता हूँ। असिस्टेंट अपनी जान पर बनता देख जल्दी से भागा। शेखर के दिमाग को तो उस लड़की को होश में देखने का जैसे जुनून सवार हो गया था। वह बेहोशी में जब उसके दिल पर इतना ज़बरदस्त वार कर चुकी थी तो होश में देख लेता तो न जाने क्या होना था। बेड पर लेटा हुआ बराबर उसे गंभीरता से सोच रहा था। वह बस एक बार उसे देखने का इच्छा जता रहा था। शेखर, वह डॉक्टर सीखा है, कुछ ही देर पहले अपने दादा के पास गांव के लिए निकल चुकी है। असिस्टेंट 5 मिनट के अंदर उसकी पूरी डिटेल शेखर को दे रहा था। क्या वह चली गई? ऐसे कैसे चली गई? अब वह जैसे बेबसी से कहता उठता हुआ शर्ट के बटन बंद करने लगा। अब यहाँ और ज़्यादा रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। वह अपना काम ख़त्म करता हुआ जब तक होटल आया, शिखा उसके होश हवास पर पूरी तरह छा चुकी थी। कभी वह उसके किसी चेहरे पर तो कभी इधर उधर खड़ी दिखाई दे रही थी। शेखर पूरी तरह से पागल होता अपने बालों को नोचने लगा। सरबजीत, एक प्रॉब्लम हो गई है। रात के 2 बज रहे थे जब उसे नींद न आने पर वह बेचैनी से अपने भाई को फ़ोन करता बोला, क्या हो गया शेखर, सब ठीक तो है ना? तू सोया नहीं? तुझे तो वक्त पर नींद के साथ खाना पीना चाहिए होता है, तो अपनी रूटीन डाइट को लेकर बहुत एक्टिव रहता है। फिर ऐसा क्या हुआ? सरबजीत एकदम परेशान हो गया। अपने छोटे भाई से उसे बहुत प्यार था यार। वे लड़की, अरे क्या है? कौन लड़की? अब उसके मुंह से लड़की शब्द सुनकर सरबजीत अलर्ट हो गया। वह तो लड़कियों को पसंद ही नहीं करता था। सरबजीत को कभी कभी लगता था वो गे है। क्यों उसके हिसाब से उसके अंदर औरत जात को लेकर कोई फीलिंग नहीं जागती थी। औरतों से वह 100 फीट दूर ही रखता था, लेकिन अब वह लड़की का नाम ले रहा था तो हैरान होना तो बनता ही था। वह एक लड़की है, अगर तू उसे देख लेता तो तू भी घायल हो जाता। मासूमियत से भरी हुई हर जगह बस वही नजर आ रही है। खाते पीते उठते बैठते, यहाँ तक बाथरूम में भी। आखिरी बात करते शेखर शर्म से दांत पीस गया। क्या बात कर रहा है? इसका मतलब तू गे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। यानी तुझे उस लड़की को देखकर फीलिंग जाग उठी है? सरबजीत बड़ी खुशी से बोलता चला गया। क्या बकवास कर रहा है? मेरे हाथों से मरना चाहता है क्या? मैं तुझे गे लगता हूँ? साले, वो फ़ोन पर ही गुस्से से दहाड़ा था। जैसे तेरे नखरे होते हैं ना लड़कियों को देखकर, ऐसा कौन आदमी करता है? तू तो लड़कियों को देखकर बड़ी अजीब अजीब बातें करता था। कोई लड़की जन्म नहीं ले रखी जो मुझे पिघला दे। तू तो बड़ी सख्त लौंडा बना करता था। अब क्या हुआ? यहाँ की हसीन औरतों को देखकर हर कोई पिघल जाता है। पता नहीं तू कौन सा दिल लेकर पैदा हुआ है। पिघलता ही नहीं, सख्त लौंडा है। सरबजीत उसकी हालत से मजे उड़ा रहा था। रुक तू, आने दे एक बार मुझे वहाँ। अपनी मर्दानगी का ऐसा सबूत दूंगा तुझे कि सारी जिंदगी याद रखेगा। बेटा, दुनिया में किसी औरत के पास जाने के लायक नहीं बचेगा। वह गुस्से से टन टन करने लगा। चल गुस्सा ना हो, मजाक उड़ा रहा हूँ तेरा। भाई मुझे पता है तेरे सपनों की राजकुमारी तुझे मिल गई है। सरबजीत प्यार से बोला तो शेखर भी चुप से सोचने लगा। चल बे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वह लड़की थोड़ी थोड़ी अच्छी लगी है मुझे। ऐसा तो नहीं है, मुझे उससे एक ही नज़र में इश्क हो गया है और मैं मरने लगा हूँ। अब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ था। ऐसा होता है मेरी जान। तुझे एक अजीब सी इश्क की बीमारी लग चुकी है जिसका इलाज वही लड़की कर सकती है। अभी एहसास नहीं है तुझे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये इश्क तेरे खून में दौड़ने लगेगा तब तुझे पागल कर देगा। उसे पाने के लिए उसकी मोहब्बत तेरे मर्ज का इलाज कर देगी। खैर कौन है, कहाँ रहती है? सीधे तरीके से बोल दे। नहीं मानती तो उठा ले जाऊंगा। सरबजीत अब शरारत से बोला था। नहीं यार, ऐसा थोड़ी अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी कमज़ोर पर करके ज़बरदस्ती मोहब्बत हासिल कर लूँ। मोहब्बत तो मोहब्बत से हासिल की जाती है ना। तू जानता है अपने भाई को, मैं इन मामलों में कितना शर्मिला हूँ। मुझसे किसी लड़की का कत्ल करवा लो, लेकिन ये मोहब्बत भरे इजहार मुझसे नहीं होंगे। अपना माथा मसलते परेशानी से बोला, जिस पर सरबजीत हंस दिया। मेरी जान, अपनी मनपसंद औरत को देखकर मर्द पागल ना हो जाए, उसके रग रग में न बस जाए तो फिर क्या खाक किया प्यार उस मर्द ने। ये फीलिंग तेरे अंदर आग बनकर भड़क रही है। जब तेरे सामने आएगी सिर्फ वही तेरे दिल का इलाज कर सकती है। ये कोई और नहीं कर सकता, चाहे तू आजमा कर देख ले। सरबजीत की बात सुनकर शेखर गहरी सोच में डूब गया। चल आराम कर मेरी जान। सरबजीत मुस्कुराता फ़ोन रख दिया। जिंदगी में पहली बार शेखर ने किसी लड़की को पूरी रात जागकर बड़ी प्यार से याद किया था। इधर शिखा अपने दादा के लिए बहुत परेशान थी। आपको ज़रूरत क्या थी अकेली मीटिंग में जाने की? भाई को अपने साथ ले जाते। देखा कितनी चोट आई है। अगर भगवान न करे कोई बड़ी समस्या हो जाती तो शिखा उनके जख्मों पर दवाई लगाते बोली, अरे मुझे क्या पता था ऐसे चक्कर आ जाएंगे और मैं गिर पड़ूंगा। अब उम्र भी तो इतनी हो गई है। वह दर्द से आंखें बंद करते कह रहे थे,
इसलिए तो कह रही हूँ, आपकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। आपको सख्त आराम की और अच्छी देखभाल की ज़रूरत है। आप अब घर पर रहिए, क्यों अकेले बाहर निकलते हो? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे अगर कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं। भेड़ियों की तरह दुश्मन तुम्हें नोच डालेंगे। वह दुखी होते बोले। फिर आप क्या चाहते हैं? शिखा ने गहरी सांस ली। यही कि तुम जल्दी से जल्दी सुहागन हो जाओ और अपने घर की हो जाओ। मैं नहीं चाहता इस परिवार के खानदानी दुश्मनी की वजह से तुम भेंट चढ़ जाओ। मैं अपने सारे प्यारे भाइयों को खो चुका हूँ उस जमीन की लड़ाई में। मैं चाहता हूँ कोई तुम्हारा रक्षा करने वाला बन जाए, जो तुम्हारी रक्षा करे, जिसकी छत्र छाया में तुम सुरक्षित रहो। मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूंगा। ये सब कुछ मैं दुश्मनों को देकर इस दुश्मनी को रोक दूंगा। तुम बस जहाँ रहो खुश रहो। कहो, कोई है तुम्हारी नज़र में जिसे तुम पसंद करती हो, तुम्हारे डिपार्टमेंट में या कोई शहर में अच्छा लड़का? शिखा अपने दादा की आंखों में फिक्र, परेशानी, दर्द देख रही थी। दादाजी, जिससे तुम्हारी दुश्मनी है, मेरे चले जाने के बाद ये लोग सुकून से बैठ पाएंगे? क्या समस्या का हल सिर्फ शादी है? दादाजी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम अपने प्यारों को आज जिंदा देख रहे होते। ये वे लोग हैं जो नस्लों में दुश्मनी को ढाल लेते हैं। अगर मैं शादी करके चली गई भी, आज नहीं तो कल या फिर कुछ सालों के बाद मुझे ढूंढकर मेरे बच्चों को या फिर मेरे पति को मार देंगे। मैं आज मर जाऊं, मुझे गम नहीं। इसके बाद मेरे बच्चों को या फिर मेरे पति को मेरी वजह से इस दुश्मनी में खून देना पड़े तो मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। इसलिए आप मेरी शादी का सपना रहने दो। वे उनके हाथों को अपने होंठों से लगाते बड़ी शांति से भीगी आंखों से बोली, जिस पर दादाजी उसके मासूम भोले चेहरे को देखकर रो दिए। वह तो परियों जैसी मासूम थी। क्या उसे दुश्मनी की आड़ में खून में लथपथ देख सकते थे? उन्हें तो अपनी जान से प्यारी पोती के लिए जीना था, लाल जोड़े में दुल्हन बनता देखना था। और ये जो आरती और चिता की बात कर रही थी, चलो उदास ना हो, हम कुछ दिनों के लिए अपनी पुरानी हवेली चलते हैं। आपको वहाँ की हरियाली बहुत पसंद है ना? वह प्यार से उनके गले लगते बोली। वह जानती थी कुछ वक्त तक वह ऐसे नाराज रहेंगे, फिर मान जाएंगे। बहते ओस की बूंदे, हर तरफ घने पेड़, हवा ताजी एक अलग ही रूप देता है। भाई की शॉल ओढ़े, गुलाबी रंग के टी शर्ट और कैपरी में उसके खुले बाल जो बार बार बिखरते थे, वह जैसे कोई कांच की गुड़िया हो। वह खिलखिलाती हुई अपने दादाजी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चल रही थी। तो अचानक भारी भरकम शरीर बहती झरनों के बीच पड़ा आदमी को देखकर हैरान हुई। शिखा, वह देखो, वहाँ कोई इंसान है जो बेहोश पड़ा है। उन्होंने फिक्र वाली आवाज़ से उस तरफ इशारा किया जहाँ सामने से बहती लहरों और बड़े बड़े पत्थरों के बीच में कोई लंबा चौड़ा इंसान औंधे मुँह गिरा हुआ था। शिखा बड़ी हैरान होते उस तरफ दौड़ी थी। आओ मेरी प्यारी बिटिया, देखो तो सही, आखिर बात क्या है? कौन है ये इंसान? कहीं कोई बेसहारा इंसान तो नहीं जिसको मदद की ज़रूरत हो? उसे आगे की तरफ धकेलते बोली, हे भगवान, दादाजी, पता नहीं कौन है और क्या है। हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? अगर कोई दुश्मन हुआ तो? उसके माथे पर बल पड़े थे। वो पीछे कदम लेती बोली, उसके कपड़े फटे हुए थे। शिखा, लगता है इसको किसी दुश्मन ने मार कर फेंक दिया है। इंसानियत के नाते चलकर देख सकते हैं। वह अब खुद बड़े छोटे पत्थरों के बीच उस इंसान के तरफ बढ़ने लगे। संभल कर दादाजी, वह गिर ही ना जाए। इस डर से शिखा उन्हें लिए उस इंसान के तरफ आ गई जो उल्टा लेटा हुआ था। बहुत लंबा और मजबूत कद काठी का आदमी था, जिसके कपड़े भी कई जगह से फट चुके थे और उन पर लगे जख्म साफ बता रहे थे शायद वह बहुत ऊंची जगह से गिरा है। इस झरने में बहता यहाँ तक जख्मी हालत में पहुंचा था। इसे सीधा तो करो शिखा। लक्ष्मीकांत की गरजती हुई आवाज पर वह चौंकी। उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह ये काम खुद करते, इसलिए शिखा को कहा। शिखा आगे बढ़ती पूरी ताकत लगाकर उसे सीधा कर गई। लेकिन ये क्या? उसकी आंखें तो उस इंसान का चेहरा देखकर बिल्कुल सुन रह गई थी। ये तो वही हॉस्पिटल वाला लड़का था जो अपने ढेरों बॉडीगार्ड के साथ हॉस्पिटल आया हुआ था। ये यहाँ क्या कर रहा है? वह गुमसुम सी उसे देखकर अपने ख्यालों में ताने बाने बुनने लगी। अरे क्या कर रही हो? इसे उठाने की कोशिश करो, को कहीं मर तो नहीं गया? बेचारा जख्मी भी काफ़ी हो गया है। वह अब उसे हिलाते हुए बोली। वह हैरान होती उसके चेहरे पर झुककर चेक करने लगी, वह जिंदा है या नहीं। तभी उसने झट से आंखें खोलते शिखा को देखा था। शिखा एकदम डरकर पीछे की तरफ गिर गई थी। मार डाला जालिमों ने मुझे, कोई मेरी मदद करो, वे लोग मुझे मार देंगे। वह इतना खूबसूरत लड़का अब दर्द से चिल्ला रहा था। क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? दादाजी उसके लिए दिल में ढेरों हमदर्दी महसूस करते बोले, अंकल जी, मैं गरीब लाचार बेसहारा इंसान हूँ। दुश्मनों ने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे ऊपर पहाड़ से फेंक दिया।
मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह आंखों को रगड़ता दर्द भरी आवाज़ में बोल उठा था, दादाजी ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये आदमी। मैं इसे जानती हूँ, 1 हफ्ते पहले ये मेरा लास्ट पेशेंट रह चुका है, जिसे मैं चेक करके दुबई से यहाँ आ गई थी आपके पास। शकल से तो कोई बहुत अमीर आदमी मालूम होता है। वह इतने गार्ड किसके थे? फिर शिखा आंखों में चिंगारी लिए गुस्से में पूछने लगी। अब की शेखर ने आंखों में चमक और दिल की तेज होती धड़कनों के साथ पलटकर उसे देखने लगा। उसे अपने भाई की बात याद आई। महबूब के सामने आने पर दिल ना धड़के तो ऐसी मोहब्बत पर मैं थूकता हूँ। 1 हफ्ते से वह जिस परेशानी को झेलता बेहाल हो चुका था, आज उसे देखकर जैसे उसके बेकरार दिल को बड़ा सुकून मिला था। यानी वही मर्ज थी, वही दवा भी थी। मैं दादाजी को अब अपनी आप बीती सुनाने लगा। कहने लगा, मैं कुछ गुंडों के ग्रुप में फंस गया था। उन्हीं लोगों से जान बचाकर भागा था। वे लोग मुझे गुलाम बनाना चाहते थे। मैं उनके लिए काम करूं, उनकी गुलामी करूं। वो मुझे किसी बिजनेसमैन के हाथों बेच रहे थे, इसलिए मैंने बीमारी का नाटक किया। वहां से भागता भागता मैं यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। उसके मासूम चेहरे को बड़ी चुपती निगाहों से देखकर वे दांत पीस कर बोली, तुम कहीं से भी मुझे अपनी मनगढ़ंत कहानी में फिट नहीं लग रहे। इतनी महंगी गले में सोने की चैन पहन रखी है, हाथ की घड़ी साफ बता रही है ये बहुत महंगी कंपनी की है। तुम्हारे कपड़े और जूते भी बहुत महंगे हैं। उसका अच्छे से जांच पड़ताल करती हुए चिल्लाई थी। उसके बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। ये सब तो मुझे मेरे गोदाम मालिक ने दिया, लालच में, ताकि मैं उनकी बात मान लूँ। विश्वास करो दादाजी, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, बेबस हूँ, लाचार इंसान हूँ। चेहरे पर बहुत ही लाचारी और दर्द लिए वह शिखा के स्टॉल से अपने मुंह साफ करने लगा। उसने गुस्से से अपना स्टॉल खींच लिया। अच्छा, बॉडी भी खूब तगड़ी बनाई है, बल्कि हीरो जैसी है। ये इतनी बॉडी बना रखी है, ये किस काम की है? अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए? इतने लंबे चौड़े हो, ये भी तुम्हारे गोदाम मालिक ने दी है। अब वह भरपूर गुस्से में इधर उधर चक्कर काटने लगी। वह उसका दिल खोल कर तारीफ कर गई, जिस पर शेखर मुंह छुपाता शर्मा कर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद शिखा। तो हैरानी से मुंह खोले उसे देखती रह गई। वह सचमुच उसकी बातों पर अब बड़ा खुश नजर आ रहा था। वह अलग बात थी कि उसकी चलती तेज धड़कनें वह सुन नहीं सकती थी। अरे बस करो शिखा, देख नहीं रही बच्चा कितना जख्मी है? तुम तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई हो। दादाजी अब उसे सख्त सुनाकर बोले। शिखा का अब मुंह के साथ आंखें भी खुल गई। ये ढोंगी है दादाजी, बकवास कर रहा है। वह एक बार फिर गुस्सा करके बोली, बस चुप करो तुम बेटी। और बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? शिखा को डांटते हुए वह बड़ी प्यार से बोले। अभी आंख गोल गोल घुमाते बोला, जी मेरा नाम शेखर है। वह हाथ बांधे बड़ी प्यार से सर झुका गया। बहुत प्यारा नाम है, ऐसा करो हमारे साथ चलो, कुछ दिन हमारे मेहमान बन जाओ। दादाजी की बात पर शिखा को जोर का धक्का लगा। वहीं शेखर तो खुशी से नाचने लगा था। ये क्या दादाजी, आपने राह चलते किसी भी आदमी पर इतनी जल्दी विश्वास कर लिया? दादाजी वह अब थोड़ा सा गुस्से में बोली थी, और शेखर जो खुशी से आगे बढ़ रहा था मुंह बना गया। क्यों नहीं जा सकता? एक तो ये गरीब है, ऊपर से बेबस भी है। अब तो ये जरूर जाएगा। लक्ष्मीकांत बड़ी जिद्दी से बोले कि उसे अपने घर ले चलो। शेखर दांत निकालकर उसको एक नज़र शरारत से देखता दादाजी का हाथ पकड़ते आगे बढ़ने लगा। शिखा ने फटी आंखों से ये सारा मंजर देखते गहरी सांस ली, फिर खुद भी आगे बढ़ गई। देखो बेटा, इसे अपने ही हवेली समझो, तुम हमारे मेहमान हो, यहाँ जब तक चाहे रहो। वह खुशी दिल से बोलते उसे हवेली के अंदर ही ले गए। और इन्हें मैं क्या समझूं? वह पलटकर चेहरे पर मासूमियत और आंखों में शरारत लिए शिखा को देखता बोला, तो वह गुस्से से लाल हुई थी। शिखा अब आंखों में गुस्सा लिए उसे देखने लगी थी। अरे नहीं नहीं, इसे कुछ मत समझो, वे बस थोड़ा अजनबियों से दूर रहती है। मैं हूं ना, तुम मुझे अपना दादा ही समझो, और ये तुम्हारा कमरा है, खाओ पियो ऐश करो। वह उसकी चौड़ी पीठ पर हाथ मारते हंस दिए। दादाजी कहता उस रूम की तरफ बढ़ा जैसे उसका अपना खुद का घर हो। दादाजी, ये आप क्या कर रहे हो? इस आदमी को हवेली तक उठा लाए, वह भी बिना जाने कि वह कौन है, कहाँ से आया है। आपको कहाँ से मजबूर इंसान दिखाई दे रहा है? मुझे तो कोई माफिया गुंडा लगता है। आप उस पर विश्वास करके बैठ गए हो, हवेली भी लेकर आ गए हो, और तो और मेरे बराबर वाला कमरा उसे दे दिया। अब वो बड़ी गंभीरता से बोली। वह उनके कमरे में बैठी उन पर भड़क रही थी। भरोसा किया जा सकता है शिखा, मुझ बूढ़े का दिल कहता है ये बच्चा ऐसा नहीं। अब की उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आप करो उस पर भरोसा, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना। वह गुस्से में बोलती चली गई। शेखर जो अपने रूम की खिड़की से टेक लगाकर एक छोटी सी दीवार पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था,
जिद्दी शब्दों में बोला, एक बार तुम मेरी मुट्ठी में आओ तो सिखा, मैं तुम्हें कच्चा ना चबाया तो कहना। अब मैं इस घर में दाखिल तो हो चुका हूँ, लेकिन तुम बड़ी मीठी छुरी हो, इतनी आराम से काबू में नहीं आने वाली। इधर उसका भाई बहुत ही परेशान हो रहा था। फोन कान से लगाए वह सरबजीत से बोला, अबे तुझसे एक दिन भी नहीं बिताया गया और तू उसके हवेली तक चला गया। तू बहुत जल्दीबाजी में है, उसके दिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सब्र कर मेरे यार, अभी तो बहुत से परीक्षाएं बाकी है मोहब्बत में। सरबजीत उसकी बेताबी पर हंसकर बोला। तभी दरवाजा बजा। शेखर ने जल्दी से फोन छुपाते भारी आवाज में कहा, आ जाओ। दरवाजा खुलने पर वह परियों की रानी चेहरे पर गुस्सा लिए, जिसे देखकर शेखर के चेहरे पर शर्मिली सी मुस्कुराहट आ गई। वह छोटे छोटे कदम उठाती उसके सामने आकर खड़ी हो गई। 2 कदम धीरे धीरे चलती हुई वो उसके पास आई। ये बहुत ही बॉडी बिल्डर और बहुत ही हैंडसम आदमी था। ऐसा लगता था कोई बाउंसर हो। शेखर, मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। तुम दादाजी की आंखों में तो धूल झोंक सकते हो, पर मेरे नहीं। तुम्हारी हकीकत क्या है एक दिन मैं जान कर रहूंगी। खैर, ये कपड़े ले लो, चेंज कर लो, मैं नौकरानी के हाथ से खाना भिजवा देती हूँ। बेड पर कपड़ों को फेंकती गुस्से के तेवर लिए उसे देखती रही, जबकि शेखर की नजरें उसके जज्बात की आशिकी कर रही थी। वह कपड़ों को देखता हैरान हुआ। फुल वक्त के लिए इन पर बिता लूंगा, तुम्हारे जैसा इंसान यहाँ नहीं। वह चिढ़ गई। मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं। वह अपने अंदाज में बोला, तो आप कहीं के राजकुमार नहीं जो इस तरह ऑर्डर लगा रहे हैं। चुपचाप पहन लो, वरना इन्हीं कपड़ों में घूमो। उंगली उठाकर वार्निंग करती वहां से चली गई। तो शेखर बेकाबू हंसता बेड पर धड़ाम से गिर गया। शेखर जैसे सख्त लौंडा का दिल भी अब धड़कने लगा था। उसे अंदाजा नहीं था वह उस घमंडी लड़की से कैसे अपने दिल की बात करेगा, लेकिन वह कोई फरिश्ता तो नहीं, इंसान था। उसके दिल में भी राहत थे, जज्बात थे। मन ही मन में वह वादा करने लगा, आखिरी सांस तक वह उसके साथ रहेगा। उसने तो कभी ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था वह किसी लड़की के प्यार में इतना दीवाना हो सकता है। वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह लड़की पूरी तरह उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर चुकी थी। इस बात से मना नहीं किया जा सकता था कि जिस आदमी को अपने फीलिंग पर पूरा पूरा कंट्रोल था, उस लड़की के आसपास रहने की वजह से शेखर को अपनी फीलिंग कमजोर पड़ती हुई महसूस पड़ रही थी। ये जान गया था उस लड़की का उसके आसपास होना बहुत खतरनाक था। उसके रगों में राजाओं का खून दौड़ रहा था। उस पर किसी की कोई रोक टोक नहीं थी। उसे बस दूसरों पर राज करना ही सिखाया गया था। उस पर किसी का कोई जोर नहीं था। वह ये कभी नहीं चाहता था वह किसी और औरत के कंट्रोल में रहे। इस सब के बावजूद उसके ख्यालों में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था जो उसे बार बार परेशान कर रहा था। वह चेहरा था शिखा का, जिसे वह अपनी पूरी दुनिया से बढ़कर चाहने लगा था। कोई भी मौका होता या कोई बात खुद को शिखा के पास जाने से रोक नहीं पाता। उसकी निगाहें सिर्फ उसका ही दीदार करना चाहती थी। धड़कनें सिर्फ उसी की माला जाप करती थी। भैया, आप देखते रहना, इस लड़के पर कड़ी निगरानी रखना। कहीं भी आपको शक की गुंजाइश लगे तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे इसकी नीयत में खोट लग रही है। वह गांव से आए अपने कजन को देखती बोली तो वह अपना सिर हिला गया। वहीं दादाजी के पास बैठा शेखर बात तो उनसे कर रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान शिखा पर था। उसको इतना चाहने लगा था, कोई भी आदमी उससे बात करे उसको बर्दाश्त नहीं था। ये बंदा कौन है दादाजी, जो शिखा के इतने पास खड़ा है? आंखों को तिरछी करते बिगाड़ते चेहरे के साथ लक्ष्मीकांत से उन दोनों को बात करते देखा तो पूछने लगा, ये तो अपने ही रिश्तेदार का लड़का है, लेकिन बचपन से हमारे यहाँ रहा तो मैंने ही उसे पाला है। शिखा को बहन की तरह प्यार करता है। लक्ष्मीकांत न जाने क्यों उसे ये सब बताने लगे थे। वह भी शेखर था, उसे कहाँ ये सब अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें बराबर उन्हीं दोनों पर टिकी हुई थी। अरे यार, याद आया, तुम बंसी के साथ शहर जाकर अपने लिए खरीदारी कर लो। तुम्हारे पास तो पहनने को कुछ भी नहीं। वह अचानक से बोला। बंसी क्यों, शिखा भी तो जा सकती है। उसकी बेबाक जुबान अचानक फिसला। लक्ष्मीकांत गहरी नजरों से उसे देखते कुछ देर बाद बोले, हाँ जा तो सकती है, अगर वह खुद जाना चाहे तो। आप बोलकर देखो, वह मना नहीं करेगी। शेखर के विनती भरे शब्दों पर लक्ष्मीकांत का ठहाका गूंजा। फिर उन्होंने शिखा को आवाज़ दी, हाँ जी दादाजी, बेटा ये हमारे मेहमान हैं, इनका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तो बेटा, इन्हें शहर से कुछ खरीदारी करनी है, तुम इनके साथ चली जाओ। दादाजी की बात सुनकर उसके भावों के बीच एक सिकुड़न पड़ी थी, जो उसे ही देखकर दांत निकाल रहा था। तो इन्हें बंसी भाई के साथ भेज दीजिए, मैं इनकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। अब तुम मेरा कहना नहीं मानोगी? वह नाराज होते बोले तो शिखा गुस्से से पैर पटकती अंदर चली गई।
मजबूरन उसे शेखर के साथ जाना पड़ा था। आज तो शेखर की जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि शिखा उसके साथ पूरा दिन बिताने वाली थी। शेखर ने उसे बहुत तंग किया, उसे अलग अलग जगह पर अपने साथ रखा। बस कर दो यार, मैं थक चुकी हूँ। जब वो मॉल के सीढ़ियों पर बैठी बोली, कोई नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, चलो चलो। वह उसका हाथ खींचता उसको उठाते हुए मुस्कुराने लगा। हाँ, मैं सब समझती हूँ, ये सब जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारा ही चाल है और तुम्हारी कोई मकसद है, मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है। उसके साथ चलती वह तीखे शब्दों से बोली, इसका मतलब कि सच में बिन कहे मेरे दिल का हाल पता चल गया है। वह खुश होता हैरानी से बोला, ये सब मेरे दादाजी की ज़मीन हड़पने के लिए और उनके मुखिया का पद लेने के लिए कर रहे हो ना, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये सब नहीं हासिल करने दूंगी। उसकी बात पर शेखर आश्चर्य में पड़ गया था। मैं उसके बारे में कितना गलत विचार रख रही थी। उसकी मासूमियत पर हंसा। मेरी जान, तुम जिन चीज़ों के बारे में बोल रही हो, तुम्हें ऐसा लगता है मुझे देख कर कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। दौलत ताकत के लिए लोग दुश्मनियाँ निभाते हैं, साजिशें करते हैं, लेकिन जो मैं चाहता हूँ उस चाहत के लिए तो इंसान मर जाते हैं। वह अपनी बातों का दो मतलब निकालता आगे बढ़ गया, जबकि वह उसके शब्दों पर ही गुस्से से लाल होती कांप रही थी। बेशरम कहीं का, उसे दिल में ढेरों गालियां देती उसके पीछे चल पड़ी। वह लाइट पिंक कलर के कपड़ों में कमाल ही लग रही थी। सुबह सुबह का खूबसूरत नज़ारा आत्मा को एक अलग ही ताज़ी हवा दे रही थी। मुस्कुराती हुई दौड़ती यहाँ वहाँ देख रही थी। तभी उसने बराबर अचानक उसे शेखर नजर आया। वह जोर की चीख मारती रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम यहाँ भी आ गए? वो बड़ी हैरानी से बोली। हाँ, मैं तो रोज ही तुम्हारे पीछे आता हूँ। वह अलग बात है कि तुम्हें पता आज चला है। गहरी मुस्कुराहट लिए उसे देखता बोला, जो खुले लंबे बालों में इतनी खूबसूरत लग रही थी। शेखर बेकाबू अपनी नज़रें झुका गया। अभी शिखा की नज़रें उसके महंगे शानदार कपड़ों पर गई। इतने महंगे कंपनी के कपड़े पहने हुए वह बहुत ही अलग दिख रहा था। दोनों उस वक्त साथ में बहुत ही खूबसूरत जोड़ी लग रही थी, जैसे उनकी जोड़ी पहले से आसमानों पर बना दी गई हो। इधर उधर की बातें करते वह जैसे ही वापसी हवेली की तरफ आई, वहाँ एक लाइन से बड़ी बड़ी गाड़ियों को खड़ा देखकर शिखा तेज तेज सांस लेने लगी। शिखा, क्या हुआ? शेखर ने उसकी बदलती हालत देखते सामने देखा। वह इतना क्यों घबरा रही थी? तभी शिखा तेजी से अंदर की तरफ भागी थी। शेखर भी उसके पीछे ही भागा था। वह जैसे अंदर आई, सामने उसे सुखविंदर अपने बाप के साथ बड़े अड़ियल तरीके से बैठा दिखाई दिया। चेहरे पर बहुत घमंड और मुस्कुराहट था। सामने उसके दादाजी के चेहरे पर बहुत गुस्सा दिखाई दिया था। शेखर सबके चेहरे को नासमझी से देखता चला गया। जो बंदूक हाथ में पकड़े बॉडीगार्ड को देखने लगा, जो पूरी हवेली में फैले हुए थे। तभी उन तीनों की नज़रें शिखा पर गई। सुखदेव की नज़रें जैसे ही शिखा पर गई, उसकी आंखों में नशा सा छा गया। तभी उसने चौंक कर शिखा के पीछे खड़े लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर आदमी को देखा, जो उसे ही खूंखार नज़रों से घूर रहा था। शिखा, अंदर जाओ। लक्ष्मीकांत की गरजती आवाज़ उस माहौल को बिल्कुल चुप करवा दिया था। वह सुखदेव को खा जाने वाली नज़रों से घूरती अंदर चली गई थी। लक्ष्मीकांत, देखो, मैं चाहता हूँ अब ये दुश्मनी यहीं पर ख़त्म हो जाए। तुमने भविष्य में जो कुछ किया, मेरे परिवार के साथ तुमने मेरे भतीजे को मौत के घाट उतारा था। अपनी बहन के चक्कर में अगर तुम चाहो तो सुखदेव के साथ शिखा की शादी करके इस दुश्मनी को यहीं पर ख़त्म कर सकते हो, दोस्ती में बदल सकते हो। रघुविंदर की बात सुनकर शेखर का खून खौल उठा था। उसकी आंखों में एकदम खून उतर आया था। उसका दिल किया उसके गन की सारी गोलियां उन दोनों बाप बेटे के सीने में उतार दे, जो उसकी मोहब्बत को उससे छीनने के लिए आए थे। दफा हो जाओ रघुविंदर, इससे पहले कि मैं पंचायत के फैसले को ना मानते तुम दोनों को ख़त्म कर दूं। तुम लोगों की दुश्मनी स्वीकार है मुझे, लेकिन शिखा को तुम भेड़ियों के हवाले कर दूं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मुझे बरसों की दुश्मनी अभी भी याद है, जो तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ किया था। उन सब चीज़ों को भूला नहीं हूँ मैं। लक्ष्मीकांत अपनी लाठी को ज़मीन पर जोर से पटकते हुए चिल्लाए थे। ठीक है, फिर सुखदेव तुम्हें चिता तक जरूर पहुँचा कर रहेगा। अब हम तुम्हारी पोती को उठा कर ले जाएंगे। इज्जत शायद तुम्हें रास नहीं आ रही। रघुविंदर और सुखदेव गुस्से से खड़े होते वहाँ से चले गए। दादाजी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? उनके निकलते लक्ष्मीकांत किसी हारे हुए जुआरी की तरह सोफे पर गिर गए थे। शेखर भागकर उनके पास आया तो लक्ष्मीकांत बोले, शेखर बेटा, क्या तुम शिखा से शादी कर सकते हो? वह जो उनकी हालत को समझने की कोशिश में परेशान था, उनकी बात सुनकर तो जैसे बिल्कुल हैरान रह गया था। उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। शादी? वह हकलाया था। मैं सब जानता हूँ।
और ये भी कि तुम शिखा से मोहब्बत करते हो। तुम्हारी आंखें उसे देखकर झूठ नहीं बोलती। अब तुम ही हो जो उसकी रक्षा कर सकते हो। लक्ष्मीकांत की बातें सुनकर शेखर पर बिजलियां गिर गई थी। उनके मुंह से सच जानकर वह उसकी हकीकत अब जान गए थे। मैं तैयार हूँ दादाजी, लेकिन एक वादा करो, आप उससे मेरी हकीकत नहीं बताओगे तब तक जब तक वह मुझसे मोहब्बत नहीं करती। उसके इस तरह कहने पर बंसी हंस दिया था। आप क्या कह रहे हैं? मैं इस झूठ और ढोंगी इंसान से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। वह तो जैसे अपने हत्थे से उखड़ गई थी। दादाजी की बात पर शिखा मौके की नजाकत को समझो। दुश्मन अब हमारी इज्जत पर घात लगाए बैठे हैं। क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा गम लेकर इस दुनिया से चला जाऊं? वे अब रो दिए थे। ऐसे मत कहो, मैं तैयार हूँ। आखिर को वो बेबस होती हथियार डाल गई थी और फिर बड़ी ही साधारण तरीके से शाम को अच्छा सा मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी की डेट रख दी गई थी। दोनों की शादी 1 महीने की बाद तय हुई थी और वह दिन भी आज आ गया था। वह बड़ी ही खूबसूरत लहंगे में सज संवर कर आज मंडप में बैठी थी और दादाजी ने अपनी पोती का हाथ शेखर के हाथ में थमाते हुए बहुत ही जज्बाती हुए थे और रो दिए थे। और आज वह शेखर के नाम की मांग में सिंदूर भर गई थी। ना कोई खुशी, ना कोई जज्बा। वह खाली दिल लिए बैठी थी। वही शेखर के लिए बहुत खुशी का दिन था। आज उसकी मोहब्बत उसको मिल गई थी, जिसका एहसास अलग से ही उसके दिल धड़का रहे थे। एक अलग सा सुकून उसको मिला था। शिखा को अपनी मोहब्बत में लेते हुए लक्ष्मीकांत भी खुश थे। दोनों को प्यार करते उन्हें सीने से लगा लिए। वह उन्हें ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। वह चुप बेड पर लेटी थी। वह बिल्कुल ही उदास थी। उसका दुपट्टा एक तरफ सरक कर उसके खुले बाल बिस्तर पर बिखरे हुए थे। चांद की रोशनी उस पर पड़ती उसके नाजुक जिस्म चांदनी की तरह रोशन कर रही थी। तभी कोई खुली खिड़की से अंदर को आया। वह उछलकर बेड पर बैठी फटी फटी आंखों से शेखर को देख रही थी। आंखों में बहुत ही खुमारी लिए उसे ही देख रहा था। शादी के बाद वो पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। ये क्या बदतमीजी है शेखर? वह गुस्से से कांप गई जब वह धीरे से उसके पास आता। उसकी आंखों में देखकर बोला, अब तुम मेरी हो और अब तुम्हें मेरे साथ बड़े ही तमीज में रहना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी से जैसे भी मिलने जाऊं। वो प्यार से उसके चेहरे को हाथों में लिए बोला, बकवास बंद करो अपनी। मैंने ये शादी सिर्फ अपने दादा की खुशी के लिए किया है, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं किया। और इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं इस शादी को या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मानती। वह गुस्से से भरी आंखों से बोली तो शेखर हल्का सा मुस्कुरा दिया। चलो नहीं मानो, लेकिन मैं तो तुम्हें दिल जान से अपनी पत्नी मान चुका हूँ और मरते दम तक तुम्हें ही मेरे दिल पर राज करोगी। ये छोटा सा तोहफा है हमारी शादी के। अपने गले से चैन निकालकर अपनी पत्नी के गोरे गर्दन पर पहनाने लगा। वह थोड़ा सा उसकी गर्दन पर झुका था, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर गया। उस पल वह एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। मैं वादा करता हूँ शिखा, जब तक तुम इस रिश्ते में पहल नहीं करोगी शेखर तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा। हाँ, अगर तुम गलती से पहल कर गई तो फिर मैं अपनी गारंटी नहीं लेता। मैं किस हद तक जाऊंगा? आंख दबाकर शरारत से कहता। वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। शिखा ने गले में पहने चैन को धीरे से छुआ। न जाने क्यों उसका दिल अलग ही लय पर धड़कने लगा था। अगले दिन लक्ष्मीकांत अपने नए हवेली में वापस लौट आए थे और आते ही लक्ष्मीकांत कुछ बीमार बीमार से रहने लगे। शिखा को उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। अब तो शेखर भी उनका ख्याल रखता था। आप कहाँ जा रहे हैं दादाजी? दादाजी को सो लौटते देखकर वह हैरानी से पूछने लगी। ये पंचायत है, मुझे बुलाया गया है, जाना जरूरी है। बेटा वह थोड़ी परेशान होते बोले। ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ चलता हूँ, शेखर अंदर से आता बोला। तो लक्ष्मीकांत उसे देखकर मुस्कुराए। नहीं शेखर, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो शिखा की रक्षा कौन करेगा? तुम इधर ही शिखा के पास रहो, मैं बंसी के साथ जा रहा हूँ। ये कहते हुए चले गए। शिखा जैसे पलटी। शेखर की खुद पर जमी चाहत भरी निगाहों से बिल्कुल डर रही थी। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, हटो। वह उसके साइड से जाने लगी, तभी शेखर शरारत से उस पर गिरा। जब उसे धक्का देती वह अंदर भागी थी। मैं न तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया तो मेरा भी नाम शेखर नहीं। ये कहता वह सीटी बजाते बाहर निकल गया। शिखा खड़ी खिड़की के पास बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। उसकी आंखों के सामने था, जिस पर वह थोड़ी थोड़ी देर में नज़र दौड़ाती थी, बड़ा सा स्विमिंग पूल जिस पर नीले सूरज की रोशनी से और चमक उठता था। तभी जोरदार आवाज के साथ बड़ी स्टाइल में पानी में किसी के गिरने की हलचल पैदा हुई थी। शिखा तो हड़बड़ाकर उठ गई थी। कोई है, मुझे बचा हुआ। स्विमिंग पूल में गिरा, जोर जोर से हाथ पांव चलाता रहा शेखर। शिखा की आंखें सामने का मंजर देखकर फट गया। वह भाग कर आती अब खुद उस खौफनाक मंजर को देखकर कांप रही थी।
शेखर शेखर उसे डूबता देखकर वह चिल्लाती हुई बुरी तरह रो रही थी। हे भगवान, कैसे बचाऊंगी उसको। पानी में उतरकर उसे बचाना चाहती थी, लेकिन पुल का पानी गहरा था। शेखर, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करो। अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती वो बेबसी से रो दी। उस वक्त वहाँ उनके अलावा कोई नहीं था। वह वहाँ कैसे उसे अपनी आंखों के सामने मरता देख सकती थी। तभी बिना सोचे समझे वह उसके लिए पुल में ही कूद पड़ी थी। लेकिन ये क्या, उसको बचाने के बजाय अब वह उल्टा हाथ पैर खुद ही चला रही थी। शेखर तेजी से उसकी तरफ आता उसे कमर से थामकर ऊपर कर गया। अब वह जोर जोर से सांस ले रही थी। दोनों के भीगे जिस्म एक दूसरे से बुरी तरह से टकरा रहे थे। शिखा ने जोर से शेखर को दोनों हाथों से उसके गर्दन को पकड़ लिया था। अब उनके भीगे होठ आपस में मिल रहे थे। शेखर तो उन पलों के जिद में खोया हुआ था। ऐसे देख रहा था जैसे अभी सब कुछ भूल गया हो और उस पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ने लगा था। तभी उसे याद आया कि वह तो खुद डूब रहा था। एक बार फिर अपना पुराना ड्रामा चालू रखते खुद तो डूबने लगा, लेकिन शिखा को पानी से ऊपर ही रखे हुए था। शिखा उसका खेल समझ ही न सकी और मासूमियत से उसे खींचकर किनारे पर लाती ऊपर की तरफ धकेलने लगी। शेखर अब उसके ऊपर लेटते तेज तेज सांस लेने लगा। शेखर, तुम ठीक हो? क्या हुआ, बोलो। वह उसके ऊपर झुकती उसके गाल को दबाते बहुत फिक्र में दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था शिखा को जैसे शेखर की तकलीफ से बहुत दर्द हो रहा हो। शिखा शिखा, मुझे सांस नहीं आ रही, वह हाँफता हुआ बोला। अब तो शिखा की जान होठों पर आ गई थी। क्या करूं क्या करूं, वह बड़े ही घबराती हुई खुद शेखर के होठों के ऊपर झुक गई थी। उसके पास शेखर को बचाने का और कोई रास्ता नहीं सूझा था। शर्म और हया उस वक्त वह काफ़ी दूर छोड़ बैठी थी। वह शेखर के होठों पर पूरी तरह अपने होठ रखकर जोर जोर से उसे अपनी सांसें दे रही थी। लेकिन शेखर की आंखें तो जैसे उसके मोहब्बत भरे शब्द अब और ज्यादा उथल पुथल हो रही थी। उसका एक हाथ शिखा के बालों में और एक कमर पर रेंग रहे थे। उसे एहसास ही नहीं हुआ करंट खाकर वह तो चौंकी जब शेखर ने रिएक्ट किया। वह अब उसके होठों को अपनी होठों से जोर से पकड़कर चूमता रहा, अपनी तरफ उसे खींच रहा था। शिखा की सांस जैसे रुक सी गई थी। वह अपनी पूरी आंखों से उसे अपने होठों पर लिपटा हुआ देख रही थी। तभी शेखर बहुत धीरे से किसी फूल की तरह उसे अपने ऊपर गिराता पलटा था, ऐसे कि वह उसके भारी भरकम जिस्म के नीचे छुप गई हो। शेखर की चाहत अब बढ़ती ही जा रही थी। वह कभी उसके ऊपर होठों को चूमता तो कभी नीचे की होठों को, और शिखा तो पत्थर बनी बस उसे देखते ही जा रही थी। पूरे 20 मिनट तक ये सब कार्यक्रम चलने से शेखर गहरी सांस लेता, अपनी लाल आंखें खोलकर उसे देखता मुस्कुराया। जब होश की दुनिया में वापस आती उसके सीने पर जोर जोर से मुक्का बरसाने लगी। शेखर हंसता हुआ एक तरफ लेट गया। मैंने कहा था ना शिखा, पहल करोगी तो उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। गीले बालों में हाथ फेरता उसके पीछे चलते चलते मासूमियत से बोला। शिखा का भीगा जिस्म, उसकी खूबसूरत नाजुक बैली बटन उसको पागल करने लगी थी, जिन्हें वो भरपूर मोहब्बत से देखता अपने होंठ काटने लगा। तुमने धोखे से ये सब किया, मुझे अपने पास करने के लिए। वह गुस्से से फूलती बोली। हाँ तो अपनी पत्नी के लिए किया ना, किसी बाहर वाली औरत के लिए तो नहीं किया ना। वैसे भी मैं बहुत शर्मीला हूँ। देखो, हर बार मोहब्बत में पहल तुम्हें ही करनी होगी। मुझे ना बहुत शर्म आती है। ये रोमांस करते हुए वह सर झुकाकर दांत निकालता बोला तो शिखा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे बुरा भला कहा था। मैं वारी जाऊं तुम पर, तुम्हारी शर्म हया, बदतमीज आदमी। अभी 20 मिनट तक तुमने मेरे होठों को जख्मी कर दिया है। कोई ऐसे जानवरों की तरह नहीं करता। आंखों से तुम्हारे हैवानियत टपक रही है और कहते हो मुझे बहुत शर्म आती है रोमांस से। गुस्से में वहाँ रखी प्लास्टिक की कुर्सी उठाकर उसकी तरफ फेंकती वो वहाँ से चली गई। क्या दिखाऊं कहाँ जख्म है। उसकी कुर्सी से पछताते प्यार से जाता हुआ उसे देखने लगा कि शिखा ने जोर जोर से उसे मारा। दूर रहना मुझसे, ये कहती वह अंदर चली गई। शेखर वहीं खड़ा हंसने लगा। अब तो तुमसे दूर रहना मेरे बस की बात नहीं, शिखा अपने सुलगते जज्बात के साथ कहता। वह हंस दिया। शिखा उन पलों को याद करती शर्माकर एकदम लाल हो गई थी। एक अजीब सी फीलिंग ने उसके अंदर घर कर लिया था। शेखर की बेबाकियाँ याद करती वह जोर से आंखें बंद कर गई। जैसे जैसे वह उसको छूता उसके होठों को चूम रहा था। शिखा पल पल प्यार के लपेट में पिघलती जा रही थी। ये शायद शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद का ही असर था। शिखा का दिल भी शेखर को स्वीकार कर रहा था, लेकिन ये बात अभी वह समझ ही नहीं पा रही थी। तभी कोई खिड़की खोलते अंदर आया। वह चौंक कर पलटी, उसका दिल धक से रह गया। तुम फिर आ गए। शेखर, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। वह परेशान हुई। वह कैबरी और ढीले बनियान में उसके पास चली आई।
शेखर दीवानों की तरह उसके एक एक जिस्म को अपनी गर्म निगाहों से चूम रहा था। अपनी पत्नी के अलावा अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा था, इसलिए अपने सुकून के पास आ गया हूँ। आंखों में मोहब्बत लिए वह बोलता बेड पर लेट गया। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं सो सकते, उठो और जल्दी निकलो। वह तेज़ धड़कते दिल के साथ उसके इरादे भांप गई, तभी डर से बोली थी, अरे यार कुछ नहीं कर रहा, आ जाओ मेरे पास, यहाँ लेट जाओ। वैसे भी सब सो गए हैं, बस तुम अपनी लिमिट में रहना, वरना फिर तुम मुझे जानती हो ना। वह एक आंख दबाकर उसे वार्निंग करता बोला। शिखा ने गुस्से और बेबसी के मिले जुले असर से उसे देखा। जानती थी वह जितना जिद्दी है, जो कह देता है फिर वह करके ही रहेगा। उसके पास लेटने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वह घूरती हुई उसके तरफ मुंह कर गई। शेखर आंखों में जज्बात का समंदर लिए बस उसे ही घूर रहा था। कब दोनों की आंख लगी पता ही नहीं चला। होश तो उसे तब आया जब सूरज खिड़कियों से झांकता उससे शरारत कर रहा था। वह बड़बड़ा कर उठती उसे देखने लगी, जो गहरी नींद में था। वह अपना खूबसूरत चेहरा लिए माथे पर बल डाले उसे बहुत ही मोहब्बत से देखने लगी थी। एक मीठा मीठा सा दर्द उसके अंदर उठने लगा था। वह उसके चेहरे पर थोड़ा सा झुकती उसे देखने लगी। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने हाथ बढ़ाकर बड़ी मान से उसके बालों को माथे से हटाया, फिर अपनी बेकाबू धड़कते धड़कनों पर खुद को कोसती पीछे हट गई थी। तभी शेखर भी आंखों को मसलते नींद से उठ बैठा था। इतना सुकून का नींद अपने महबूब के गोद में इससे पहले कभी नहीं आई थी। उसने शिखा को ढूंढा, लेकिन बाथरूम से सावर की आवाज़ सुनता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शेखर 3 महीने होने को आए हैं, कब आएगा तू? वह पापा मम्मी तेरे भाभी हम सब तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। अब तो शादी भी कर चुका है, क्या बच्चे के साथ आएगा? सरबजीत आज उसकी क्लास लेता बोला, क्या करूं, वो मानती ही नहीं, वरना पिता बनने की खुशी तो मैं तुझे कब का दे चुका होता। उसके प्यार के पल याद करता हंसा था। शर्म कर बेशरम इंसान, शादी को 3 महीने होने वाले हैं। वैसे तेरी तो जान जाती है, तू अपनी पत्नी शिखा के पास कैसे जाता होगा? मुझे विश्वास नहीं होता। वह भी वहाँ की पहाड़ी लड़कियाँ, वह तो बहुत ही शर्मीली लड़कियां होती हैं। फिर बच्चे कहाँ से पैदा करेगा झाड़ से? वह उसका मजाक उड़ा रहा था। अरे मैं भी सख्त लौंडा हूँ, मैंने भी अपनी पत्नी से कह दिया है पहल तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, बाद में सब कुछ खुद संभाल लूँगा। शेखर अपना होंठ दबाकर बोला, तो क्या शिखा खुद तेरे पास आती है? अब की सरबजीत के शब्दों में हैरानी थी। नहीं यार, वह तो मुझसे ज़्यादा शर्मीली है, हाथ पकड़ो तो शर्म से लाल पड़ जाती है। तो फिर साले तुम दोनों में रोमांस शुरू कौन करता है? सरबजीत गुस्से में बोला था, फिलहाल मुझे खुद ऐसी समस्याओं को पैदा करने पड़ते हैं, वो मेरे करीब खुद ही खिंची चली आती है। उसके बाद फिर मुझे रोकना शायद उसके बस में भी नहीं रहता। अपने कल के धुआंधार किस्से को याद करता शेखर बोला तो वह सरबजीत उसे ढेरों गालियां देता फ़ोन रख दिया। वह कंधे उचकाते हुए वह जैसे ही दादाजी के पास आया तो शिखा को वहाँ बैठे देख आंख दबा गया। शिखा ने बहुत ही गुस्से में उसे देखा। दादाजी आप इस बार नहीं जाएंगे, मैं पंचायत में आपकी जगह जाऊंगी। खड़ी होती वो अपना आखिरी फैसला सुनाती चली गई। ये कहाँ जाने की बात हो रही है? शेखर फिक्र से पूछने लगा। बस बेटा, ये पंचायत बहुत ज़रूरी है, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं जाऊं, लेकिन शिखा कह रही है कि वही जाएगी। तो ठीक है, उसे जाने दो, वह कमज़ोर नहीं है, मैं उसके साथ उसकी ताकत उसकी ढाल बनकर खड़ा हूँ, उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। शेखर अपने रौबदार आवाज़ में बोला तो एक पल को लक्ष्मीकांत भी उसे देखते रह गए। वो ऐसा ही तो जीवन साथी चाहते थे शिखा की जिंदगी में। मुझे तुम दोनों पर बहुत ही विश्वास है मेरे बच्चों। वो प्यार से उसे गले लगाते बोले, तुम कहाँ जा रहे हो? बंसी मेरे साथ जा रहा है। उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा देख वह हैरानी से बोली, बंसी से ज़्यादा मैं अपनी पत्नी की रक्षा और उसका ख्याल रख सकता हूँ, इसलिए बैठ जाओ। उस पल वह काफ़ी गंभीरता से बोला था। शिखा बिना बहस किए चुपचाप बैठ गई। वह अलग बात थी, फिर वह सारे रास्ते उसे दिल खोल कर तंग करता आया था। कभी शरारत से उसके जांघों पर हाथ रखता, कभी उसके गाल को कुचलता, तो कभी उसके हाथ को थामकर अपने होठों से लगाता। उसे जैसे तैसे तंग करने की पूरी पूरी आज़ादी मिल गई हो। शिखा तो अब उसे रोकते रोकते थक गई थी, तो चुपचाप होकर बैठ गई। शेखर उस पर ढेरों प्यार लुटाता अब सुकून से खुद भी बैठा और उसका हाथ थाम गया, जो शिखा ने खुद भी नहीं छुड़वाया। लक्ष्मीकांत ने यह अच्छा नहीं किया। मैं तो खुद भी चाहता हूँ ये दुश्मनी ख़त्म हो जाए और एक नया रिश्ता जुड़े और रिश्तेदारी में बदल जाए, लेकिन उसने तो शिखा की किसी अनजान आदमी से शादी कर दिया है, जिसके ना परिवार का पता ना जात का। अब तो ये दुश्मनी किसी भी तरह ख़त्म नहीं होगी। लक्ष्मीकांत को हवेली मेरे नाम करनी पड़ेगी, रघुवंशी जैसे गुस्से से लाल होकर बोला था।
वहीं पर अब शिखा के तन बदन में भी आग भड़क उठी थी। उसने शेखर का हाथ मजबूती से पकड़ा, उसे रोका था। सुखदेव, तुम आस्तीन के सांपों से खुद ही मिल चुके हो। जो हमारे परिवार को मौत के घाट उतार सकता है, वह रिश्ता क्या निभाएगा? हवेली तो क्या, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। जो करना है कर लो। वह भी भरी पंचायत में निडर होकर बोलते खड़ी हुई थी जब रघुवंशी उसके पास चला आया था। लगता है लक्ष्मीकांत को डर था, जो बड़ी जल्दीबाजी से उसने शादी कर दिया। वह मजाक उड़ाते शेखर को देखता शिखा से बोला था। तभी शेखर आंखों में आग लिए शिखा को एक हाथ से पीछे करता उसके सामने आया। वह सुखदेव से भी काफी लंबा चौड़ा और ताकतवर नजर आ रहा था। ना ही लक्ष्मीकांत तुमसे डरता है और ना ही शेखर और ना उसकी पत्नी। दुश्मन इसी डर में पड़े रहे और अंजाम तक भी पहुंच जाएंगे। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, नहीं तो इंसान का घमंड अकड़ उसे ले डूबता है। वह बंदूक लिए आदमियों की मौजूदगी में वह शेखर को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था ये गन उसके सामने एक खिलौने की तरह है। उसने तो डरना सीखा ही नहीं है। शेखर उसकी नादानी पर हंस दिया तो सुखदेव को यह अपनी बेइज्जती लगी थी। उसने गुस्से से शेखर के सीने पर हाथ मारा। उसका ये करना था कि शेखर के तन बदन में आग भड़क उठा। वह 2 कदम पीछे होता, अपनी भारी जूतों की बूट उसके सीने पर मारता। वह दूर जाकर गिरा। उसके मुंह नाक से खून बहने लगा। माहौल पल भर में बिगड़ गया। उसके सारे बॉडीगार्ड गन लिए दौड़ पड़े। शेखर ने भी कमर से अपने दोनों गन निकालते शिखा को खुद से दूर करते पोजीशन ली। शिखा की तो जैसे जान ही निकल गई थी। पता नहीं क्यों शेखर को एक ठोकर भी लगे तो दर्द तूफान उसके जिस्म में क्यों दौड़ता था। डर से उसके और करीब आती उसकी शर्ट मुट्ठियों में भरती खड़ी हो गई। शिखा, दूर हटो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए। गुस्से से बोली थी, अगर मरना है तो साथ ही मरेंगे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। वह उससे भी जोर से बोली। अगर कोई और पल होता तो शेखर खुशी से पागल होता, उसे शायद जोर से गले लगाता, लेकिन उस पल वह सिर्फ उसकी खूबसूरत आंखों में देखता चला गया। वहीं रघुवंशी अपनी बेटी को खून में लथपथ देखकर आग बबूला हुआ था। मार दो इन दोनों को, वह गुस्से से चिल्लाया था। कोई गोली नहीं चलाएगा, गलती तुम्हारे बेटे की है। सुखदेव को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जब हम बड़े बात कर रहे थे तो वह बीच में क्यों आया? उन दोनों को जाने दो। पंचायत अब सुखदेव के ठीक होने के बाद ही होगा, ताकि एक बार में ही फैसला हो जाए। अब वहाँ के बड़े सरदार खड़े होकर बोले, मैं अपने बेटे का बदला लूंगा, जरूर लूंगा। रघुवंशी गुस्से से पागल हो रहा था। बदला बाद में लेना, अभी एक औरत उसके साथ है। एक मुखिया को अच्छा नहीं लगता वे औरत के सामने मर्दानगी दिखाए। मुखिया की बातों पर रघुवंशी गुस्से से बिलबिलाता चुप से वहां से सुखदेव को लिए चलता चला गया, लेकिन उसके दिल में बदले की आग जल उठी थी। शेखर ने एक नज़र उन पंचायत पर डाली, फिर शिखा का हाथ थामा, वहां से निकल गया। तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में कूदने की, जब मैं बात कर रही थी? शिखा गुस्से से बोली थी। तो क्या करता, कायरों की तरह उसे अपनी पत्नी के लिए उल्टी सीधी बातें सुनता रहता? मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, कोई भी आदमी मेरी पत्नी के सामने आकर खड़ा हो, मैं जान से मार दूंगा उसे। शेखर आंखों में खून लिए जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारता बोला कि शिखा भी उसके गुस्से से बिल्कुल दंग रह गई। शेखर आज पहली बार इतने गुस्से में हुआ था, वरना तो वह हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में शरारत लिए उसे मिलता था। तुम नहीं जानते, ये दुश्मनी बहुत पुरानी चल रही है, इसलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी। वह कभी भी लक्ष्मीकांत के परिवार को हंसता खेलता नहीं देख सकेंगे, वो मार देंगे हमें। शिखा की आंखों से आंसू फिसलने लगे थे। तभी शेखर ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। फिर क्या चाहती हो, मौत के डर से जिंदगी बिताना ही छोड़ दूं? उनके लिए अपनी खुशियों को आग लगा देना चाहती हो? शेखर तो सच में आग बबूला हुआ था। मुझे डर अपनी जिंदगी या मौत का नहीं है शेखर। वह आगे बोलने से पहले बेबसी से उसे देखती चुप हो गई और गाड़ी से निकलकर बाहर आई और तेज सांस लेने लगी। शेखर भी बाहर आता उसके बहुत पास आते बोला, चुप क्यों हो गई, बोलो, फिर किसका डर है तुम्हें? आंखों में कई रंग लिए वह उसको कमर से पकड़कर खुद के बहुत नजदीक कर गई। तभी शेखर अपना सीना मसलता हुआ गाड़ी के अंदर भागा था। वह एकदम से कहने लगा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। शिखा भी एकदम घबरा गई। आखिर क्या हुआ? उसके सीने के पास हाथ रखती अब शेखर ने उसे अपने ऊपर गिरा लिया था और गाड़ी का शीशा बंद करते उसके बहुत ही नजदीक गया था। अब शिखा एकदम ही चुप हुई थी। शिखा के होंठों पर झुककर कहने लगा, शिखा, बस तुम मेरे इतने ही करीब रहना, कभी दूर मत जाना। मेरे सीने में सच में दर्द उठता है, यहाँ हाथ रख कर देखो। शिखा ने अपना हाथ उसके सीने से नहीं हटाया था। शेखर का दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। अब शिखा बिल्कुल चुप हुई थी। उसने शिखा का होंठ अपने होठों में ले लिया था और चूमने लगा।
और शरारत से अपने हाथों को उसके बैली बटन पर ले गया। होठों पर बरसता उसके बैली बटन को छू रहा था, जिस पर शिखा बिल्कुल कांप उठी थी। उसने धीरे धीरे हाथ अब उसके ब्यूटी बॉल की तरफ ले जा रहा था। ब्यूटी बॉल को हाथों में मसलता उसे बेकाबू कर गया था। शिखा भी अब जोर जोर से आहें भर रही थी। कभी वह शिखा का हाथ नीचे करती, कभी अपने होठों को छुड़ाने की कोशिश करती। अब वह खुद बेकाबू होकर उसके होठों को चूमने लगी थी। शेखर तो जैसे दीवाना हुआ था। उसने तुरंत उसे सीट पर लिटा दिया और उसके कमीज को उतारता अपनी शर्ट को भी उतार चुका था। शिखा भी बड़ी जोर जोर से आहें भर रही थी। वह बिल्कुल पागल होती उसको अपनी बाहों में जकड़ चुकी थी और उसके शरारत भरे हाथों को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह तो शेखर था, वह तो कब से भरा पड़ा था। आज मौका मिलते ही वह शिखा पर बरस पड़ा था। शिखा तो अब शेखर को हिला भी नहीं पा रही थी। शेखर तुरंत उसके प्लाजो को उतारता, उसे नीचे करता उस पर काबू पाया था। उसने एक ही झटके में शिखा की चीख निकलवा दी थी। वे दोनों हाथों से उसके पीठ को पकड़कर चीख पड़ी थी। अब सिसकियां भर रही थी। शेखर उसके होठों को बड़ी नरमी से चूमता कह रहा था, बस शिखा, थोड़ा सा दर्द सह लो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगर बीच में रोका तो मैं पागल हो जाऊंगा। शिखा मेरी जान, तुमने मुझे वो दिया जिसके लिए मैं कब से तड़प रहा था। बस थोड़ा सा मुझे और अपने आप में समाने दो। शेखर प्लीज, शेखर प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सा रुको। शेखर शिखा को बाहों में लेकर अपने ऊपर लिटा चुका था। शिखा सिर्फ सिसकियां भर रही थी। शेखर, बस आज के लिए इतना ही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने आज गाड़ी में सुहाग दिन मनाई है, मुझे ये पल हमेशा याद रखना है। पर मेरा विश्वास करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मेरे ब्यूटी बॉल को बिल्कुल लाल कर दिया है। अब उस पर थोड़ा तरस खा लो, मुझे मेरे कपड़े पहनने दो। देखो, मुझे ब्लीडिंग भी हुई है। शेखर उसको चूमता हुआ उसकी बात मान चुका था। वह अपनी शर्ट को पहनते उसे उसके प्लाजो को पहना चुका था। अब शिखा भी बेकाबू होती उसके सीने से जा लगी थी और अपनी आंखें बंद कर गई। खुद उसके सीने में मुंह छुपाकर अपने मोहब्बत का इजहार किया था। शेखर तो खुशी से पागल होता। उसे इतनी जोर से खुद में दबा गया था कि शिखा को लगा उसकी पसलियां टूट जाएगी। वे अब घर पहुंच चुके थे। उसने रास्ते में शेखर से वादा किया था कि रात को वह खुद पहल करेगी। बंसी, शिखा नजर नहीं आ रही, आपने उसे देखा? वह पूरे घर में उसे ढूंढता फिर रहा था। शेखर, हाँ, वह कह रही थी कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है। 1 घंटा हो गया है, आती होगी। बंसी पौधों को पानी देता बोला। शेखर, मेरे भाई, काफी दिनों से मैं एक बात सोच रहा था। तुम्हारी और शिखा की शादी हुई महीना बीत गया है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब ये खेल खत्म कर दो। शिखा को सच बताओ, उसे अपने साथ ले जाओ। बंसी पाइप एक तरफ रखता बड़ी गंभीरता से बोला था। आप ठीक कह रहे हैं। क्या वो मेरी असलियत जानने के बाद वह नाराज तो नहीं होगी? वह अब उदास हो गया। नहीं यार, औरत बहुत नरम दिल की होती हैं। तुम उसे मोहब्बत से मनाओगे तो मान जाएगी। वह फिर, दादाजी, हम तो सब जानते हैं, तुमने कोई झूठ धोखा नहीं दिया। वह मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला था। शेखर से बात करता हुआ अब वह दादाजी से भी उसके विदाई के बारे में बात कर रहा था, पर वह बड़ी ही गंभीरता से बोला। तभी बंसी का मोबाइल बजने लगा। ये कमीना आदमी मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? बंसी अपना होंठ दबाता फ़ोन उठा गया। न जाने सामने से वो क्या कहेगा। बंसी का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, आंखों से गुस्सा झलकने लगा था। रघुवंशी, अगर तूने शिखा को हाथ भी लगाया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बंसी के मुंह से ऐसी बात सुनकर शेखर की आत्मा कांप गई थी। उसने मोबाइल पर ही बहुत तेज चिल्लाया। रघुवंशी बोला, हाँ, अगर शेखर को अपनी पत्नी की जान प्यारी है तो जल्दी मेरी हवेली पहुंच जाओ। इतना कहता वो फ़ोन बंद कर गया था। शेखर का तो अब जैसे सारा हौसला ही जवाब दे गया था, पर जल्दी ही बड़ी जोर से हंसने की आवाज़ आई, जो कि शिखा की थी। वह हंसते हुए ताली बजाने लगी और कहने लगी, देखा मैं कैसे पल भर में तुम्हें परेशान कर दिया। क्या तुम्हें ही सब खेल खेलना आता है? मुझे पता है तुम एक नॉर्मल आदमी नहीं हो, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। मैंने उस दिन सब कुछ तुम्हारे बारे में जानकारी निकाल ली थी। तुम कहाँ से आए हो, यहाँ हमारे घर पर किस लिए रुके हो, मुझे पता चला। तभी तुमसे शादी की हामी भरी थी। तुम्हारा गेम तुम ही पर उल्टा कर दिया। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दादाजी को भी अपने साथ ले चलूँ। मैं यहाँ दादाजी को अकेले नहीं छोड़ सकती। शेखर तो जैसे पागल हुआ था। वह तो यही चाहता था, लेकिन दादाजी ने कहा, नहीं बेटी, बेटी के घर में रुकना अच्छी बात नहीं होती। मैं यहाँ पर बंसी के साथ रहूंगा और बंसी की भी शादी कर दूंगा। बंसी को किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है। कल ही मैंने बंसी को किसी लड़की से बात करते देखा था। अब मैं चाहता हूँ कि लगे हाथ बंसी की भी शादी कर दूँ। लेकिन दादाजी ने कहा,
कि मैं अभी बंसी की शादी तय करूँगा, तब तक तुम अपने ससुराल से होकर आ जाओ। शेखर के माता पिता भी शेखर के लिए बहुत परेशान हैं और वे अपनी बहू का भी स्वागत करना चाहते हैं, तो तुम अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ। अब मुझे तुम्हारे लिए चिंता नहीं। शिखा भी शेखर के साथ ससुराल पहुंच चुकी थी। उसका बहुत जोरदार ससुराल में स्वागत हुआ था। उसके कमरे को फूलों से सजाया गया था और आज उनकी असल में सुहागरात थी। शिखा की सास ने उसे गर्म दूध दिया और कहा कि ये 2 गिलास दूध है, एक तुम पी लेना और एक शेखर को पिला देना, और हाँ, घबराना नहीं। कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, एक बात और बता दूँ, मेरा बेटा बहुत शर्मीला है, तो तुम्हें ही शुरुआत करनी पड़ेगी। शिखा ने मुस्कुराती आंखों से अपनी सास से कहने पर सर हिला दिया, और वह तो इसी रात के इंतजार में थी। शिखा के सास के जाते ही शेखर भी तुरंत अंदर आ गया और शिखा तो बड़ा सा घूंघट निकाले बैठी थी। शेखर ने उसका घूंघट उठाया तो शिखा ने उसके हाथों को चूम लिया। उस पर शेखर तो जैसे पागल हुआ था। उसने बड़ी धीरे से, जैसे फूलों को छू रहा हो, उसके सारे ज्वेलरी को उतारा और धीरे धीरे उसके लहंगे को उसके तन से अलग किया। उसके ब्लाउज के हुक को धीरे धीरे खोलने लगा। शिखा तो लंबी लंबी सांस लेने लगी। शेखर उसके ऊपर आते, एक पल भी खराब करते, उसे अपनी बाहों में भर लिया। शिखा भी आज गजब ढा रही थी। उसने शेखर का पूरा साथ देने की कोशिश की। बीच बीच में सिसक उठती थी तो शेखर भी जल्दी उस पर ध्यान देता और पूछता, क्या हुआ जान, थोड़ा आराम से। लंबी लंबी सिसकियाँ लेती। शिखा भी बहुत आनंद ले रही थी। रात उनके कमरे में सिसकियाँ गूंजती रही। वे प्यार के समुंदर में गोते पर गोते लगाते रहे और इसी तरह उनकी हर रात बीती। उससे भी ज़्यादा रोमांटिक होती। 1 महीने के बाद ही शिखा ने खुशखबरी सुना दी थी। आज वह बंसी के शादी में आए हुए थे। दादाजी उन दोनों को देखकर ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। शिखा ने अपना जॉब नहीं छोड़ा। इसी तरह इन दोनों की प्रेम कहानी चलती रही और 9 महीने के बाद शिखा ने बेटी को जन्म दिया था, जिस पर उनकी खुशियों को 4 चांद लग गई थी। ये थी शेखर और शिखा की प्रेम कहानी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।